हेलो। तो बाबू, आज इसके पीछे जो हम बात किए थे हिस्ट्री में, वो हम बात किए थे ये महिलाओं की स्थिति के बारे में खास करके। और आज जो हम बात करेंगे जंगल और कबीलों के बारे में। तो आपसे प्रश्न रहेगा कि मुगल काल में जंगल एवं जनजातियों का संक्षिप्त टिप्पणी करें। मतलब मुगल काल में जंगल कितने भाग में थे और जनजाति इस आदिवासी लोगों की चर्चा हम करते हैं। हिस्ट्री के वीडियो बनाने में थोड़ा सा रुकावट इसलिए लाए हुए हैं कि जहाँ तक मानव संसाधन मंत्री का कहना है कि आप लोगों का एग्जाम जो है सही समय पर सही तरीके से लिया जाएगा। और हिस्ट्री का ये जो 8वां टॉपिक है, 9वां टॉपिक जो है हिस्ट्री का पार्ट 2 खत्म हो जाएगा। 3rd टॉपिक में कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिसको सिलेबस से हटाया जाएगा, जिसके साथ अभी हम अस्थिर अवस्था में हिस्ट्री को खींच रहे हैं, आरएस रेट को नीचे जड़ से ले रहे हैं। लेकिन 1-2 दिन के अंदर जैसे सूचना कंप्लीट होगी, मैं अधिक तेजी गति से आपका सिलेबस को कंप्लीट करूंगा, है ना। तो इसलिए आप लगातार बने रहिए और समझिए मुगल काल में जंगल एवं जनजातियों का संक्षिप्त टिप्पणी पर कि मुगल काल में जंगल एवं जनजातियां किस प्रकार से थी। तो ध्यान देना है कि मुगल काल में भारत के बड़े भूभाग पर एक जंगल था। अब सिंपल सी बात, मुगल काल की बात कर रहे हैं, मुगल काल में अगर बात कर रहे हैं तो 1526 से लेकर 1707 की बात कर रहे हैं। तो इस समय की जो बातें हम कर रहे हैं, इस समय में जनसंख्या देश की काफी कम थी। जब देश में जनसंख्या बढ़ी, लोग के उत्पादन बढ़ाने के लिए जमीन की जरूरत पड़ी, तब वो जंगल की सफाई करना शुरू किए। लेकिन उससे पहले तो हमारे देश में अधिक मात्रा में जंगल ही थे। तो अब आज जो प्रश्न हम करेंगे मुगल काल में, मतलब मुगल काल का मतलब हुआ, मुगल काल का अगर मतलब की बात करते हैं कि मुगल का काल मतलब मुगल का समय, तो मुगल का जो समय था वो हुआ ये 1526 से लेकर करके 1707 तक था इंडिया में, वर्चस्व में, है ना। इसकी चर्चा हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे ढंग से। 26 से लेकर 1707 तक डेट को खींचेंगे। तो मुगल काल में जंगल एवं जनजातियों का संक्षिप्त टिप्पणी करेंगे। मतलब मुगल काल 1526 से लेकर 1707 ईस्वी तक जंगल किस प्रकार से थे और किन किन प्रकार की जनजातियां किन किन क्षेत्रों में रहा करती थी। तो सबसे पहले बड़ी बात होगा कि मुगल काल में भारत के बड़े भूभाग पर एक जंगल था। मुगल काल में भारत के बड़े भूभाग पर, छोटी सी भूभाग नहीं, बड़े भूभाग पर जंगल था। मतलब भारत में जंगलों की कमी नहीं थी। इन जंगलों में विभिन्न जनजातियां कबीले रहते थे। जनजाति कबीले का मतलब होता है आदिवासी लोग जो जल जंगल जमीन पर कब्जा कर करके रहते हैं। तो भारत के बड़े भूभाग पर जंगल था और इन जंगलों में क्या थे, विभिन्न जनजातीय कबीले, मतलब विभिन्न प्रकार के आदिवासी लोग रहते थे। इन जनजातियों की जीवन पद्धति और इन जनजातियों की जीवन पद्धति और जीवन जीने का जो तरीका था वो ग्रामीण एवं शहरी समुदाय से भिन्न था। अब जो गांव में लोग रह रहे थे और जो लोग शहर में रह रहे थे, तो गांव में लोग रह रहे थे, शहर में लोग रह रहे थे, इन दोनों समुदाय से जो था जनजाति कबीले मतलब आदिवासी लोगों का जीने का तरीका क्या था, अलग था। आज भी हम देश दुनिया में देखते हैं शहरी क्षेत्रों से और ग्रामीण क्षेत्रों में, तो शहरी क्षेत्रों के लोगों के बीच और ग्रामीण क्षेत्रों लोगों के बीच क्या होता है, दोनों के बीच क्या होता है, जीवन जीने का तरीका क्या है, अलग अलग होता है। ये जनजाति पूर्णतः जंगली नहीं होते हैं। और सबसे बड़ी बात बताया गया, जो जनजाति होते हैं, जो विभिन्न जनजाति जो जंगलों में रहते हैं, ये पूरी तरह जंगली नहीं होते हैं। इनकी भी अपनी एक विशिष्ट संस्कृति थी। इस प्रकार से हम लोगों का अपना एक संस्कृति, समाज, समुदाय, रीति रिवाज होता है ना, उसी प्रकार से मुगल काल में जंगलों में रहने वाले जनजातियों की भी अपनी एक विशिष्ट का मतलब होता खास, संस्कृति का मतलब होता रीति रिवाज या नियम। तो इनकी भी अपनी एक खास रीति रिवाज और नियम हुआ करती थी। ये पूरी तरह जंगली नहीं थे, लेकिन ये जंगली चीजों पर अपने आप को आश्रित करते थे। मतलब जंगली फल फूल खाना, है ना, गोंद एवं अन्य उत्पाद सहित आखेट एवं स्थानांतरित खेती, है ना। ध्यान दीजिएगा, जंगलों से कुछ वस्तु प्राप्त करते थे, गोंद प्राप्त करते थे, शहरों में बेचते थे, अन्य उत्पाद को लेते थे, शहरों में बेचते थे। और सबसे बड़ी बात बताया गया स्थानांतरित खेती। स्थानांतरित खेती का मतलब बताया गया कि आज ये यहाँ खेती किए, इस जमीन से उपज उगाने के बाद दूसरी जगह खेती करने के लिए चले गए
और इसी स्थानांतरित खेती को झूम खेती भी कहा जाता है। तो आपसे प्रश्न रहेगा कि मुगल काल में किन खेतों को या किन खेती को झूम खेती कहा जाता था। तो मुगल काल में जो जनजाति वर्ग के लोग स्थानांतरित खेती किया करते थे, मतलब एक जमीन में फसल बोने के बाद दूसरी जगह जाकर बोने का जो काम करते थे, उसको स्थानांतरित खेती या झूम खेती कहा जाता था। इन जनजातियों की आजीविका जो थी, इन जनजातियों मतलब इन आदिवासियों मतलब जो जंगलों में रहा करते थे, इन जनजातियों की आजीविका का प्रमुख साधन था। तो प्रश्न रहेगा कि जनजातियों की आजीविका का प्रमुख साधन क्या था। तो जनजातियों की आजीविका का प्रमुख साधन था जंगली फल फूल, गोंद एवं उत्पाद सहित आखेट लेना, कहीं उसको जगह दूसरी जगह जाकर बेच देना या उसके बदले दूसरी वस्तु ले लेना, स्थानांतरित खेती करना, एक जगह से दूसरी जगह जाकर खेती करना, इसे झूम खेती के नाम से भी जानते हैं। यही जो था मुगल काल में जनजातियों की आजीविका का आधार था। मुगल काल में अन्य कई जनजातीय कबीलों में से एक भील जनजाति भी थी। ध्यान दीजिएगा, मुगल काल में कई अन्य जनजातीय मतलब विभिन्न प्रकार की जो हमारी आदिवासी कबीला था, झुंड था, उसमें एक भील जनजाति भी थी। कौन सी जनजाति? भील जनजाति। ये क्या काम करते थे? ये भील बसंत के मौसम में जंगल के उत्पाद एकत्रित करते थे। तो प्रश्न रहेगा, किस प्रकार की जनजाति, मुगल काल में किस प्रकार की जनजाति बसंत के मौसमों में जंगल से उत्पाद जमा करते थे? उस उत्पाद का मतलब होता है जंगल के वृक्षों में, जंगल के पेड़ों में जो फल फूल लगे थे उसको एकत्रित करते थे, उसको जमा कर करके क्या करते थे, कहीं दूसरे गांव में, कहीं दूसरे समुदाय में जाकर करके बेच करके अपनी जरूरत की वस्तु को ले लेते थे। गर्मियों में देखिए बसंत में क्या करते थे, तो बसंत मौसम में जंगल से उत्पाद को एकत्रित करते थे। गर्मियों में ये मछली का शिकार करते थे। अब आपसे प्रश्न रहेगा कि भाई गर्मियों का में मछली का शिकार क्यों करते थे? बसंत में भी तो कर सकते हैं, गर्मी में काहे करते थे, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, गर्मी के मौसम में क्या होता था, छोटे छोटे तालाब में, ठीक ना, सहायक नदियों में पानी की कमी हो जाती थी। पानी की कमी होने के कारण क्या होता था, मछली का शिकार करना आसान हो जाता था, है ना, जिस कारण गर्मियों में वो लोग मछली का शिकार करते थे। मानसून में खेती करते थे। मानसून में खेती करने के पीछे रीजन ये था कि ध्यान दीजिएगा, भारतीय खेती मानसून पर निर्भर आज भी होती है। किसी भी खेती को करने के लिए सिंचाई व्यवस्था का आवश्यकता बहुत अधिक मात्रा में होता है, जो मानसून में उन्हें आराम तरीके से मिल जाता था। ठंड में वो शिकार करने का काम किया करते थे। तो भील जनजाति किस मौसम में किस प्रकार का काम करते थे? तो मुगल काल में भील जनजाति जो थे बसंत के मौसम में जंगल से वस्तु को, जंगल के पेड़ों में फलने वाले फल फूल को जमा करते थे। गर्मी में मछली का शिकार करते थे। गर्मी में मछली का शिकार इसलिए करते थे कि सहायक नदियों में, छोटे तालाबों, पोखर में क्या पड़ती थी, पानी की कमी हो जाती थी। मछली का शिकार करना उनके लिए आरामदायक हो जाता था। मानसून में उनको सिंचाई के लिए बारिश की पानी मिल जाती थी, खेती अच्छी हो जाती थी। ठंड में शिकार करना उनके लिए सहायक होता था, है ना, कि बहुत सारे जानवर जो थे ठंड के कारण कहीं एक जगह स्थायी रूप से छिप जाते थे, लेकिन उनको भरने में कठिनाई होती थी, तो इस कारण से वो शिकार किया करते थे। ये भील जनजाति वर्तमान में भी राजस्थान एवं मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में मौजूद है। तो आपसे प्रश्न रह सकता है कि ये भी जो मुगल काल में भील जनजाति थी उसकी पीढ़ी जो है आज कहाँ देखने को मिलेगी? तो उसकी पीढ़ी जो है वर्तमान में राजस्थान और मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में मौजूद है। अगर चाहते हैं तो जाकर के आप देख सकते हैं, है ना। आगे चलते हैं कि ध्यान दीजिएगा, हर एक राजा जो था अपने जीवन में कुछ कार्य को करता था तो उसकी एक जीवनी में कथा लिखाता था, उसके बारे में लिखाता था। तो बाबरनामा ने बाबर ग्रंथ में भी, तो ध्यान दीजिएगा, बाबर का जीवनी किस ग्रंथ में लिखा गया है? तो बाबरनामा में लिखा गया है। बाबर का जीवनी किस में लिखा गया है? तो बाबरनामा में लिखा गया है, जिसका लिखने वाला बाबर खुद था। आगे के चैप्टर में हम डीपली पढ़ेंगे बाबर का जन्म का, बाबर का सारा युद्ध के बारे में पढ़ेंगे। तो बाबर ने बाबरनामा ग्रंथ में भी भारतीय जंगलों,
पशु पक्षियों, प्राकृतिक संपदा का सजीव चित्रण किया है। मतलब जिस जगह जंगल में गया, जिस प्रकार का पशु पक्षी पाया, उसको उसके बारे में उन्होंने क्या किया, अपनी जीवनी में लिखवाया है। वह एक स्थान पर लिखता है कि जंगल एक ऐसा रक्षा कवच है। वो जंगल को एक रक्षा कवच मानता है जहां बचा जा सकता है। और सबसे बड़ी बात क्या था, जंगल की वस्तु से जो लोगों को प्राप्ति होती थी, उसमें लोग टैक्स देने से मुकर जाते थे, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, जिसके पीछे राज्य के लोग विद्रोही हो जाते थे और कर अदा करने से मुकर जाते थे। आप प्रश्न आ सकता है कि मुगल काल में जो वहां के लोग थे, किस चीज के प्रति कर देने से मुकर जाते थे? तो जंगल से प्राप्त की गई वस्तु से वो कर अदा करने से क्या होते थे, मुकर जाते थे। और साथ ही साथ कहता है कि जंगल जो है बदमाश तत्वों का शरण है, ठीक ना। अगर कोई व्यक्ति हमारे विद्रोह खड़ा होता था तो जो विद्रोही लोग होते थे वो जंगलों में जाकर शरण लेते थे। आज भी नक्सलाइट लोग जो जंगलों में ही शरण लेते हैं। मतलब बदमाश तत्वों का जंगल क्या है, शरण का जगह है, रहने का स्थान है। मुगल सम्राट में भी समय समय पर शिकार अभियान करते थे। तो मुगल सम्राट जो था कभी कभी शिकार करने का काम करते थे। जनजाति लोग तो करते ही थे, ये भी अपनी शौक सजा के लिए शिकार का काम करते थे, शिकार अभियान चलाते थे। और जब शिकार अभियान करते थे तो ये अपने राजमहल से जंगल जाते थे। तो राजमहल से जंगल की दूरी काफी होती थी, और दूरी अगर काफी नहीं भी था, रथ था तो जिसकी गति काफी तेज नहीं था, उनको जाने में समय लगता था और आने में भी समय लगता था। तो जिस कारण था उनको कभी कभी उस रास्ते के बीच में भी रुकना पड़ जाता था। तो बताया गया कि इस शिकार अभियान के साथ उनका साम्राज्य के विभिन्न भागों एवं वनों में जाना होता था। अब ध्यान दीजिएगा, एक राजा है जो अपने राजमहल से संबंधित होता है, लेकिन जब शिकार करने के लिए जाएगा तो किसी रास्ते से जाएगा, उसके बीच बहुत सारे उनके अपने साम्राज्य के विभिन्न भाग आएंगे, है ना। जंगल के विभिन्न भागों को जानेंगे। कुछ दरबारी इतिहासकार का अभिमत है, अभिमत का मतलब हुआ कि कहना है, कुछ दरबारी इतिहासकार का अभिमत है कि सम्राट इस दौरान अलग अलग इलाकों के लोगों की समस्याओं को व्यक्तिगत रूप से सुलझाता था। अब ध्यान देना है कि हर एक जगह जाकर राजा खुद तो पहले नहीं सुलझाता था किसी समस्या को, हर एक जगह अपना सेनापति अधिकारी को रखता था। लेकिन कभी कभी अगर राजा किसी रास्ते से जाता था तो कुछ लोग व्यक्तिगत रूप से अपनी समस्या को सुलझाते थे, बतलाते थे और सुलझा लेते थे। अकबरनामा जो है, मैंने चर्चा किया है कि अकबरनामा को लिखने वाला अबुल फजल था, है ना, या आइन अकबरी, जो भी रहे, आइन अकबरी का ही भाग अकबरनामा है। तो अकबरनामा में एक कहानी मिलती है जिसमें अकबर गांव के मुखिया के यहाँ रात बिताया है, ठीक ना। इसके अनुसार मतलब यह बताया गया है कि जब राजा जो था अपने राजमहल से जंगल की ओर जाता था और लौटने या जाने के बीच काफी उनको जब समय की विलंब हो जाती थी तो वो अपना स्थान जो था राजमहल में ना दे करके वो अपना किसी क्षेत्रीय स्थान पर लगा देते थे। आगे ध्यान देना है, इसी के अनुसार शनिवार का दिन था 29 दिसंबर 1577, है ना। और आप लोगों के पास कैलेंडर हो तो देखिएगा। तो इसके अनुसार शनिवार 29 दिसंबर 1577 को बादशाह अकबर, कहाँ होगा, बादशाह अकबर दिल्ली के पास पालन क्षेत्र के लालना गांव में की तरफ शिकार खेलने गए और रात उस गांव के मुखिया भूरे के यहाँ रात बिताई। मतलब ऐसा कहा जा सकता है कि काफी लेट होने पर वो अपने राजमहल ना लौट करके क्षेत्रीय रूप से किसी गांव के लोगों के यहाँ भी लौट जाते थे। 1578 में अकबर सरहिंद की तरफ शिकार पर जाते समय, तो ध्यान दीजिएगा, प्रश्न में ऐसा भी रह सकता है कि अकबर जो था सरहिंद की तरफ शिकार करने के लिए कब गया था, तो 1578 में गया। जाते समय शेख इलहदाद जैसी सरहिंदी के गांव से गुजरे। सरहिंदी को 700 बीघा जमीन अनुदान में मिला था। अकबर ने यहाँ रुककर यहाँ की मुखिया एवं अन्य व्यक्तियों से सघन पूछताछ की और इस अनुदान की भूमि को स्वयं जांच भी किया है, क्या सही है क्या गलत है। आगे बढ़ते हैं कि 16वीं सदी में जंगलों की कटाई करके कृषि भूमि में परिवर्तित किया जा रहा था।
तो 16वीं सदी के समय क्या हुआ, जंगलों की कटाई काफी तेजी से की जाने लगी और उस जंगलों की सफाई कर करके उसको उपजाऊ भूमि के रूप में परिवर्तित किया जा रहा था एवं विदेशी घुसपैठ जंगलों पर हावी बोल रहे थे। विदेशी घुसपैठ का मतलब हो गया कि 16वीं सदी 1700 कुछ ईस्वी के आसपास जो था कि हमारे देश के नहीं बल्कि कुछ अंग्रेज लोग जो थे हमारे जंगलों पर क्या हावी बोल रहे थे। जंगली उत्पाद मतलब जंगल से मिलने वाली वस्तु जैसे शहद हो गया, मधुमोह हो गया, गोंद हो गया, आदिवासी संस्कृति का अभिन्न अंग था। मतलब इस सब को उत्पाद को जमा करने का काम किनका था, आदिवासियों का था। लेकिन विदेशियों ने अपनी कमाई का साधन बना लिया, मतलब आदिवासियों का उत्पादन क्या हो गया, छूट गया। विदेशी घुसपैठ एवं शहरी समुदाय के संपर्क में आने से जनजातीय संस्कृति में बदलाव आया। अब ध्यान दीजिए, मानव जिस प्रकार के समाज में रहेगा उस प्रकार की चीजों को सीख जाएगा। जहां बताया गया कि विदेशी घुसपैठ एवं शहरी समुदाय के संपर्क में आने से क्या हुआ, जनजातीय संस्कृति में बदलाव आया। तो प्रश्न रहेगा कि जनजातीय संस्कृति में बदलाव क्यों आया। तो जनजातीय संस्कृति में बदलाव आने के पीछे रीजन क्या था कि 16वीं सदी में जो था जंगलों में विदेशियों का घुसपैठ हुआ। विदेशियों का घुसपैठ एवं शहरी समुदाय के संपर्क में आने से जनजातीय संस्कृति में बदलाव आया। कुछ कबीले का मतलब हुआ कुछ जनजाति जो थे हमारे किसके, आदिवासी के। कुछ कबीले व्यापार में लगे, जैसे कि पंजाब का लोहानी कबीला। कुछ कबीलों ने संगठित होकर अपनी एक पहचान बनाई, उनका सरदार जमींदार हो गया, इनकी अपनी काबैली सेना हो गई होती थी। मतलब एक आदिवासी क्या किया, जब विदेशी घुसपैठ के नजदीक आया तो उससे कुछ अपनी हुलिया को बदला, अपने कार्य को बदला, अपनी एक गठ संगठित सेना बनाई, जमींदार बना, सरदार बन गया, युद्ध करने के लिए हावी बोला। असम के अहोम राजा के अपने पायक होते थे। औरंगजेब के काल में दक्षिण भारत में दिर जनजाति का उल्लेख मिलता है। इसका सरदार पाम नायक था, इसने मुसलमान को अजान देने से रोका था। अब प्रश्न रहेगा, मुसलमान को अजान देने से रोका किसने था, तो सरदार पाम नायक। एवं अपने 6000 कबायली सैनिकों के साथ गोलकुंडा की भी मदद की थी। किसने किया था, पाम नायक ने किया था। इस प्रकार हम देखते हैं कि जनजातीय कबीले आम जनता के संपर्क में आकर व्यापार एवं राजनीति की ओर बढ़े। तो प्रश्न रहेगा कि जनजाति राजनीति की ओर कैसे बढ़े। तो जनजाति कबीले जो थे आम जनता के संपर्क में आकर व्यापार किए और व्यापार करने के बाद ये राजनीति में आकर के क्या हुए, प्रविष्ट हो गए। आगे हम कल पढ़ेंगे जमींदार की प्रथा के बारे में। आज के लिए बाबू इतना ही। अगर किसी व्यक्ति को चैप्टर 8 से समस्या रहती है तो आप प्रश्न कर सकते हैं।